रेल मंत्री पीयूष गोयल, वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत 9 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के दोनों सचिव एवं विभिन्न विभागों के सचिव भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय योजनाओं की पोटली खुली तो प्रदेश को उसकी जरूरत के मुताबिक बड़ी मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पिछले हफ्ते ही दिल्ली दौरे से लौटे हैं और इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई थी। लेकिन अब इस बीच फिर से कहा जा रहा है कि 2 दिवसीय दौरे पर वो रहने वाले, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से पीएम मोदी के साथ और साथ ही अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की थी, तो ऐसे में ये जो 2 दिवसीय दौरा इस बार का तीरथ सिंह रावत का बताया जा रहा है, ये बेहद खास कई मायनों में बताया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से भी वो मिलकर के उनको शिष्टाचार भेंट करेंगे। तो 14 और 15 जून का ये पूरा उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर है। 2 दिवसीय के दिल्ली दौरे पर रहेंगे। स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू, निर्मला सीतारमण, इन सभी ऐसे मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण मूल बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों से मिलकर के शिष्टाचार भेंट करेंगे। तो 14 और 15 जून का तीरथ सिंह रावत का दिल्ली का दौरा बताया जा रहा है और ऐसे में कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो मुलाकात होगी, ये मुलाकात बेहद अहम होने वाली है। तो राज्य से संबंधित कई मुद्दों को उठाने वाले हैं सीएम तीरथ सिंह रावत और इसी वजह से बेहद मुख्य तौर पर इस दौरे को देखा जा रहा है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस दौरे को। तो तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी, चर्चाएं होंगी। 2 दिन का दिल्ली का दौरा, इससे पहले भी वो दिल्ली आ चुके थे और जब पिछली बार दिल्ली दौरे पर आए हुए थे सीएम तीरथ सिंह रावत, तो उस दौरान उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सुभाष गौर हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। तो सुभाष, आपसे जानकारी चाहेंगे, ये जो दौरा 2 दिवसीय बताया जा रहा है सीएम तीरथ सिंह रावत का, ऐसे में दिल्ली के दौरे को बेहद महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? किन मूल बिंदुओं को वो उठा सकते हैं इस दौरे के दौरान? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि न केवल उनकी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात उन्होंने करनी है, बल्कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे वो शिष्टाचार भेंट करेंगे। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से भी वो मुलाकात करेंगे और केंद्रीय मंत्रियों से वो चाहेंगे कि कुछ ऐसी योजनाएं वो प्रदेश सरकार के उनके पास रखें, उनसे कुछ ऐसी बातें करें जो कि प्रदेश के विकास के लिए काम आएगी। और कहा जा सकता है क्योंकि वो केंद्र के सभी मंत्रियों से मुलाकात करेंगे तो उत्तराखंड में जिन चीजों की जरूरत है, जो मूलभूत सुविधाएं केंद्र से सपोर्ट में चाहिए है प्रदेश के लिए, उनकी वो मांग केंद्रीय मंत्रियों से करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लगभग 50 से 60 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कमियां हैं प्रदेश में, उसको मुख्यमंत्री पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि आखिरकार उत्तराखंड में किस चीजों की जरूरत सबसे अधिक है और केंद्रीय सरकार और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किस तरीके से उन चीजों को पूरा किया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा खाका लेकर वो सभी मंत्रियों के पास पहुंचेंगे। विभागवार जिन चीजों की जरूरत उत्तराखंड को अब है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, तो चुनाव से पहले राज्य में जो कमियां पाई जा रही हैं या जो चीजें जनता के लिए पूरी नहीं हो पा रही, उनके लिए वो केंद्र से बजट लाने की कोशिश करेंगे, केंद्र से मांग करेंगे। सुभाष, यानी कि ये मान लिया जा सकता है कि सीएम तीरथ सिंह रावत का ये चुनावी रणनीति है, क्योंकि वो दिल्ली दौरे पर जब आए हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट करेंगे, तो क्या ये केवल चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए? चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए भी, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो क्योंकि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहले सांसद थे, तो कहा जा सकता है कि जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद उनको एक विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ना होता है। तो कहा जा सकता है कि जो सीट है वो किस सीट से अब चुनाव लड़ते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो अपने जो पुराने साथी हैं, जो सांसद हैं या फिर जो केंद्र में मंत्री हैं, उन सबसे मुलाकात भी करेंगे। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर वो केंद्र के सभी मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो उनसे मुलाकात करने के बाद वो उनसे उन चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जिसकी कमी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। और कहा जा सकता है कि उसके लिए
एक खाका भी जरूर मुख्यमंत्री द्वारा तैयार कर लिया गया होगा जी। लेकिन क्या वो अहम मुद्दे रहने वाले हैं? किन मुख्य बिंदुओं पर फोकस रहेगा सीएम तीरथ सिंह रावत का? जी बिल्कुल, अभी की बात करें तो जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना जैसे मामले बढ़े, उसके बाद ब्लैक फंगस लगातार बहुत तेजी से प्रदेश में बढ़ रहा है। साथ ही पर्यटन व्यवसायों को पिछले लंबे समय से बंद होने के कारण उनकी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसके साथ ही अगर कहा जाए तो आपदा प्रदेश है उत्तराखंड, और क्योंकि अभी मानसून सीजन शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही देखा जा रहा है कि कई क्षेत्रों में बादल फटने जैसी घटनाएं हुई है, भूस्खलन जैसी घटनाएं हुई। तो कहा जा सकता है कि पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जरूरतें हैं, जो राज्य सरकार द्वारा पूरी नहीं की जा रही हैं, उनके लिए केंद्र से मदद मांगने की कोशिश मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे जी। सुभाष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से टेक्सटाइल मंत्री से भी मिलने वाले, खेल मंत्री से भी मिलेंगे वो, और क्या आर्थिक तौर पर भी आर्थिक पैमानों को लेकर के चर्चा की जा सकती है, क्योंकि रोजगार की भी कमी देखी जा रही है, आर्थिक जो स्थितियां हैं इस वक्त उत्तराखंड की वो बेहद बेहाल नजर आ रही है, तो क्या इन सभी मुद्दों को उठाया जा सकता है? तो चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हल्द्वानी से एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी हल्द्वानी से, जहां पर 4 दिवसीय दौरे पर सांसद अनिल बलूनी पहुंचे हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पहुंचे और 4 दिवसीय दौरा उनका बताया जा रहा है। तो इस दौरे पर आज पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात वो करेंगे और मुलाकात करने के बाद कोविड को लेकर के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। तो ये राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हल्द्वानी पहुंचे हुए हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज जिस तरीके से ये बैठक हो सकती है, संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि हल्द्वानी पहुंचने के बाद से सांसद कई मुद्दों को लेकर के चर्चा कर सकते हैं। 4 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है और ऐसे में आज पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जा सकती है। तो यानी कि कोविड को लेकर के आला अधिकारियों के साथ वो बैठक भी कर सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हल्द्वानी पहुंचे हुए हैं। तो इस बीच ही आशंकाएं जताई जा रही है कि कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं, क्योंकि हल्द्वानी में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के पहुंचने के बाद से कई मुद्दों को उठाया जा सकता है। कोरोना काल भी चल रहा है, तो 4 दिवसीय दौरा रहेगा और इस दौरे पर वो कई लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं और कई मुद्दों को उठा भी सकते हैं। खासतौर पर मेन फोकस उनका कोरोना को लेकर के रहेगा कि कोविड को लेकर के किस तरीके से अधिकारियों से उनको बातचीत करनी है, आगे की क्या कुछ रणनीति तैयार करनी है। तो इसको लेकर के हल्द्वानी पहुंचे हुए हैं और इसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि कई अधिकारियों से वो मिलेंगे, बैठक होगी और इस बैठक में कोरोना के मुद्दे को उठाया जा सकता है, कोरोना पर चर्चा की जा सकती है, आगे की रणनीति तैयार की जा सकती है। यानी कि एक पूरा आप ये कह सकते हैं कि रोडमैप तैयार किया जा सकता है, आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से यहाँ जिले में कंट्रोल करना है कोरोना के केसेस को। इस पर चर्चा विचार विमर्श की जा सकती है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। तो हल्द्वानी पहुंचने के बाद से वो कई अधिकारियों से मिलेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के साथ सारा चंद जोशी हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं। सारा, आपसे जानकारी चाहेंगे कि हल्द्वानी का जो 4 दिवसीय दौरा अनिल बलूनी का बताया जा रहा है, ऐसे में आखिर इस दौरे के पीछे क्या मुख्य वजह बताई जा रही? क्या केवल कोरोना को लेकर के अधिकारियों से मिलने पहुंचे हैं या फिर कोई और भी कारण है? जी देखिए, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हल्द्वानी पहुंचे हैं और हल्द्वानी के अलावा कुमाऊं के कई क्षेत्रों में उनका भ्रमण होगा और उसके बाद देहरादून में भी वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। अभी इस समय वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके आवास पर एक मीटिंग चल रही है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि 2022 के जो चुनाव हैं, अब चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि कोविड की वजह से काफी समय बर्बाद हुआ है, तो उसको लेकर मंथन चल रहा है और यही माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम यहाँ पर अनिल बलूनी करेंगे। उसके अलावा कोविड को लेकर जिस तरह की जो पीछे कई सारी खामियां मिली हैं या बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है, उसका भी फीडबैक वो अधिकारियों से लेंगे और यहाँ पर एक बैठक अधिकारियों के साथ भी हो सकती है। हालांकि अभी तक वो बैठक होगी या नहीं होगी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अधिकारियों के साथ भी उनकी एक बैठक होनी है। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं बरसात शुरू होने से पहले उप जिलाधिकारी जसपुर सुंदर सिंह ने जसपुर शहर का निरीक्षण किया। शहर में जल भराव की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए गली मोहल्ले में नालियों का निरीक्षण किया गया। इस 2 एसडीएम ने कहा कि इस पर जसपुर के गंदा नाला और ठाकुर द्वारा
चुंगी से खेड़ा रोड पर बनने वाले जो नाले हैं और उससे जो जुड़ने वाली कॉलोनियां हैं उसको लेकर के नालों के ढक्कन खुले हुए हैं, जिससे कि कोई किसी अप्रिय घटना भी हो सकती है, किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है। उन्होंने ठेकेदार को आदेश देते हुए कहा है कि 24 घंटे में सभी दुर्घटनाग्रस्त नालों के ढक्कन को सही कर दिया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ आपदा नियमों के तहत में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जसपुर शहर में कई बस्तियां ऐसी हैं जिनमें बरसात में जल भराव हो जाता है। तो वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण शहर में 2.5 किलोमीटर लंबी गंगा किनारे ऑक्सीजन लेन बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि पीपल, नीम आदि के ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा। और सचिव ललित नारायण मिश्रा ने योजना को अमली जामा पहनाने के लिए नहर पटरी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी भी मौजूद रहे। सचिव ने सभी से ऑक्सीजन लेन को लेकर सुझाव भी मांगे। सचिव ललित नारायण मिश्र ने कहा कि जल्द ही पूरी ऑक्सीजन लेन पर ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का रोपण करके लेन को तैयार किया जाएगा। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे, जहां पर 2.5 किलोमीटर की लंबी ऑक्सीजन लेन बनकर अब तैयार होने वाली है, क्योंकि इसके लिए प्लानिंग पहले से कर ली गई है। और ये कहा जा रहा है कि 2.5 किलोमीटर तक के लिए उन पेड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि वो पौधे लगाए जाएंगे जो कि आगे चल करके ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में दे सके लोगों को। तो इसी वजह से वृक्षों का देखरेख भी राज्य सरकार की तरफ से ही किया जाएगा, प्रशासन को इसमें जोड़ा जाएगा। साथ ही हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण इसका निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे में गंगा किनारे ये लेन तैयार की जाएगी। 2.5 किलोमीटर की लंबी लेन बनाई जा रही है ऑक्सीजन की। और ऐसे में जो पर्यावरण प्रेमी लोग बताए गए वो भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बातचीत की गई, चर्चा की गई, साथ ही साथ उनके भी विचार विमर्श जाने गए कि आखिर वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से इस लेन को तैयार किया जाना चाहिए, कौन कौन से पेड़ इस लिस्ट में शामिल किए जाने चाहिए। क्योंकि पहले से ही कुछ पेड़ों के नाम तय कर लिए गए हैं कि कौन से वो पेड़ होंगे जिनको इस 2.5 किलोमीटर की लंबी जो ऑक्सीजन लेन तैयार की जानी है, यहाँ पर कौन कौन से पेड़ लगाए जाने हैं। वहीं जो पर्यावरण प्रेमी यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनसे भी जानकारी ली गई और जानने की कोशिश की गई कि और किन पेड़ों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। तो सचिव ललित नारायण मिश्रा ने इसका निरीक्षण किया कि आखिर काम कहाँ तक पहुँचा है और किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया जाना है। तो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण इसका निर्माण करवाएगा। लेकिन गंगा किनारे जो ऑक्सीजन लेन बनाई जानी, दरअसल ये कदम तब उठाया गया जबकि ये देखा गया था कि जब कोरोना काल की सेकेंड वेव आई थी, सेकेंड वेव में भारी किल्लतों का सामना तमाम राज्यों को करना पड़ा था, जिसमें से एक उत्तराखंड भी रहा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी बहुत जगह पर हुई थी और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रही थी और इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही थी। साथ ही साथ लोग घंटों लाइन में खड़े रहे थे, लेकिन किसी को मिल रहा था ऑक्सीजन, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा था। और इसी वजह से ये निर्णय लिया गया कि अब ऑक्सीजन की कमी कभी ना हो और भविष्य में इस तरीके से लोगों को जूझना ना पड़े। इसी वजह से इस ऑक्सीजन लेन को तैयार किया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ धर्मेंद्र चौधरी संवाददाता जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जानकारी चाहेंगे आपसे कि 2.5 किलोमीटर की जो ऑक्सीजन लेन तैयार की जा रही है, आखिर इसको लेकर के कैसी रणनीति तैयार की जा रही है, कैसे इसकी प्लानिंग की गई है? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सचिव हैं ललित नारायण मिश्र। ये उन्होंने योजना तैयार की है और जो सिंहद्वार से लेकर और जटवाड़ा पुल तक जो गंगा किनारे नहर पटरी है, तो वहाँ पर 2.5 किलोमीटर का पूरा एक पैच है। तो वहाँ पर पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे, उसके साथ नीम के सहित 4 प्रजाति के पेड़ लगाए जाएंगे जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो ये उन्होंने योजना बनाई है, क्योंकि आजकल कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ी है वो ऑक्सीजन की पड़ी है। और इसको ही देखते हुए, क्योंकि आजकल पर्यावरण काफी पेड़ों का कटान बहुत ज्यादा हो चुका है और ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं इस समय बनी हुई है, तो शहर को भरपूर ऑक्सीजन मिले और एक अच्छी लैंड तैयार हो, तो इसे लेके उनके द्वारा उनकी योजना ये बनाई गई है। और योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने जो शहर के पर्यावरणविद हैं उनके साथ एक बैठक की थी और एक समाज सेवी हैं और पूर्व राज्य योजना आयोग के सदस्य हैं विमल कुमार जी, उन्हें इसका संयोजक बनाया गया है। और शहर के सभी जो टीम है जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो इसके साथ उनके मिशन में जुड़ गए हैं। आज सबको साथ लेकर एक स्थलीय निरीक्षण वहां पर मौके पर किया गया है। सबने अपनी राय रखी है किस तरह से वहां पर जो पेड़ों का संवर्धन होगा, उनका संरक्षण होगा, कैसे उनका रखरखाव होगा, इस पे प्लानिंग की गई है। और बहुत जल्दी ही अब पेड़ मंगाने के बाद एक ही दिन में सारी टीम वहां पर पहुंचेगी और ये वृक्षारोपण किया जाएगा। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन लेन है इसका रखरखाव उस टीम के द्वारा किया जाएगा। और उन्होंने
जो सचिव हैं लेफ्टिनेंट मिश्र, उन्होंने जी। कहा कि जन सहभागिता इसमें बहुत जरूरी है, लोगों जी, का बढ़ धर्मेंद्र। चढ़कर इसमें सहयोग मिल रहा है। ठीक, बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बगीचे में युवक का शव बरामद किया गया है। युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और बनभूलपुरा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने इसकी आशंका जताई है कि युवक की हत्या की गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर यह हत्या थी या नहीं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर हल्द्वानी में बगीचे में युवक का शव बरामद किया गया है। बगीचे से एक शख्स का शव बरामद किया गया है, जिस पर जो परिजन है इस युवक के, उसके परिजनों का यह आरोप है कि हत्या की गई है। आशंका उनके परिजनों की तरफ से जताई जा रही है कि हत्या का मामला है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बनभूलपुरा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और हल्द्वानी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हल्द्वानी से, जहां पर बगीचे में एक युवक के शव को बरामद किया गया है और युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। लेकिन जो युवक के परिजन हैं, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि हत्या की गई है। तो हत्या की आशंका परिजनों ने जताई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह हत्या थी तो किसने इस हत्या को अंजाम दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की हल्द्वानी से, जहां पर एक युवक के शव को एक बगीचे से बरामद किया गया और इस युवक का शव मिलने की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस पर अधिक जानकारी के साथ ताराचंद हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ चुके हैं। तारा, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस युवक के शव को बगीचे से बरामद किया गया है, आखिर पुलिस जो जांच पड़ताल कर रही है, क्या इसमें कुछ खुलासा हो पाया है कि यह हत्या थी या नहीं, और अगर हत्या थी तो किसने की? जी देखिए, अभी पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और ये आज सुबह तड़के का मामला है, जब पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बगीचे में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और पुलिस ने जब वहां पर जाकर पता किया तो ये पता चला कि ये जो सोनू गुप्ता नाम का ये शख्स है और ये कैटरिंग का काम करता था। उजाला नगर का ये रहने वाला हल्द्वानी के, और इसके परिजनों को जब मौके पर बुलाया गया, जब शिनाख्त की गई है तो परिजनों ने इसकी शिनाख्त की है। सोनू गुप्ता के नाम से ये युवक है और इसकी शिनाख्त हो चुकी है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, लेकिन अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी कुछ भी ऐसा क्लू पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हाँ, घर वालों का जरूर ये आरोप है कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है और पुलिस उसी को लेकर जांच आगे बढ़ा रही है। ठीक तारा, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं मसूरी में देर शाम को कार अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने, फायर सर्विस और आईटीबीपी के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू कर तीनों घायलों को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना देर शाम की बताई जा रही है, जब कार मसूरी देहरादून मार्ग गांधी चौक के पास शिफन कोट के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिस वजह से यह हादसा हो गया। तो यहाँ पर आईटीबीपी के जो जवान हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कार दरअसल अनियंत्रित हो गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ, जिस वजह से ये कार खाई में जा गिरी। तो पुलिस और आईटीबीपी के टीम लगातार कोशिश कर रहे हैं रेस्क्यू करने की। ग्रामीणों की मदद से घायलों का रेस्क्यू किया गया। जो घायल अभी तक खाई से बाहर निकाले गए, उनको नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। तो मसूरी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिस दौरान पुलिस और आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। देर शाम की घटना बताई गई, जब कार अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद से पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली, आईटीबीपी के टीम को भी अलर्ट किया गया और दोनों ही टीमें मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, जिसके बाद से 3 लोगों को गंभीर हालत में घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है,